लूटो, ये बांटो और लूटो की जो साजिश है, आज मैं इसको आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने भी एक जांच दल बना के वहां भेजा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी इकाई भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे हाथ है। खूब बारूद फैलाने का काम इन्होंने किया और अब ठीक चुनाव के पहले इस बारूद के टीले पर चिंगारी भी लगा रहे हैं। मुझको उम्मीद थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक गैर सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहां की सरकार ठोस कदम उठाती, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हुए पूरा जो सरकारी तंत्र है हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा है, मूक दर्शक बन के बैठा है। जहां बीजेपी आग लगाने का काम कर रही है, कांग्रेसी सरकार कुछ ना करके उस आग को हवा दे रही है। अभी जब हमें लग रहा था कि नक्सलवाद के युग से बस्तर वासियों को निजात मिलने की कुछ उम्मीद जागी थी, एक नया बस्तर को आग में झोंकने का, धार्मिक उन्माद की, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं भी पिछले लगभग 25 सालों से आप लोगों के बीच लगातार आते रहा हूं, और जो मुझको अब समझ में आ रहा है कि ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और आज मैं कुछ प्रमाणों के साथ उस गहरी साजिश का खुलासा करना चाहता हूं। दोनों जो राष्ट्रीय दल है, 15 साल बस्तर ने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा, अभी जो उसके बाद के 5 साल हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का राज भी देख लिया। दोनों की बस्तर को लेकर एक ही नीति है कि बस्तर वासियों के बीच में फूट डालो, उनको बांटो, आपस में लड़ाओ और बस्तर की जो अपार संपदा है उसको लूटो। ये बांटो और लूटो की जो साजिश है, आज मैं इसको आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। कुछ जो प्रमुख उदाहरण है, वो तो उदाहरण देने बैठूंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, पर जो बड़े उदाहरण है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत परिश्रम के बाद ले दे के बस्तर में एक उद्योग लगा। 2002 में स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी ने नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना करी, लेकिन दोनों राष्ट्रीय दलों ने उसके साथ क्या किया?
जब स्थापना हुई थी तो जोगी जी ने बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता को एक ब्रह्मास्त्र दिया था। अगर कोई भी नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेश करने की कोशिश करता तो वो उसमें इसलिए सफल नहीं हो सकता था क्योंकि नगरनार का जो प्लांट बना है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत से जो प्लांट वहां खड़ा है, उसकी जमीन का मालिक आज भी बस्तर का नागरिक था, छत्तीसगढ़ की सरकार थी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल काउंसिल डीआईसी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी एक तरफ विधानसभा में भाषण दे रहे थे, यही शीतकालीन सत्र चल रहा था 2021 में, उन्होंने बोला कि अगर मोदी सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचती है तो 30,000 करोड़ में मैं उसको खरीदूंगा। जहां वो खरीदने की बात कर रहे थे, उसी समय 16 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच 3 किश्तों में एनएमडीसी इस्पात संयंत्र 30,000 करोड़ की लागत का बना हुआ, उसका 152 हेक्टेयर भूमि जिस पर वो बना है, उसको मात्र 33 करोड़ में भूपेश सरकार ने एनएमडीसी को बेच दिया। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनएमडीसी उस जमीन का भी मालिक है और प्लांट का भी मालिक है, और इसीलिए जो भी कोई व्यवधान थे, जो भी कोई वैधानिक व्यवधान थे, जो उसको एनएमडीसी प्लांट को बेचने से रोक सकते थे, अगर मेरी जमीन है, उस पे आपने कुछ बनाया है, तो क्या आप मेरी बिना सहमति से उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। और इसीलिए जो 2002 में एमओयू हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि एनएमडीसी चाहती तो अपनी जमीन पे भी बना लो, लेकिन उस समय बहुत सोच समझ के यह निर्णय लिया गया कि आप बनाइए प्लांट, लेकिन हमारी जमीन पे बनाओ। भूपेश बघेल ने जब खरीदने की बात कर रहा था, उसको बेच दिया। यह पहला उदाहरण। और मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगले 90 दिनों में, जो मुझे एनएमडीसी से हैदराबाद गया था, वहां उनका मुख्यालय है, वहां से जो मुझे जानकारी मिली है कि अगले 90 दिनों में फास्ट ट्रैक में जो निर्मला सीतारमण जी ने इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की बात की गई है, उसमें एनएमडीसी भी शामिल है और उस को अगले 90 दिनों में अंजाम दे दिया जाएगा। भूपेश बघेल जो इसको रोक सकते थे, ये कह के कि जमीन मेरी है, मेरी जनता की है, हमारी सरकार की है, उन्होंने एनएमडीसी के विनिवेश को, वो जमीन एनएमडीसी को बेच के सारे रास्ते खोल दिए। जो छत्तीसगढ़ की जनता के 7 कानूनी विकल्प थे, वो सब समाप्त कर दिए। तो इनके कथनी और करनी में जो फर्क है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। वैसे भी आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है। नगरनार गांव
जहां से हमारे अमित पांडे जी आते हैं, वहां पे भी 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है। जब योगी जी ने वहां एनएमडीसी के इस्पात संयंत्र की स्थापना करी थी तो स्वयं ग्राम सभा में उपस्थित हुए थे। आप लोगों में से कई लोग गए भी थे, हेलीकॉप्टर से आए थे। यहां बिना ग्राम सभा कराए, पेशा कानून को ताक में रखते हुए ये जमीन एनएमडीसी को बेच दी। इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा कि 30,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही थी उसको आपने मात्र 33 करोड़ में कैसे बेच दी। दूसरी बात, नंदराज पर्वत, जिसको डिपॉजिट क्रमांक 13 बोलते हैं बेलाडीला का, उसको भी निजी हाथों में देने का प्रयास किया गया था। जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार का गठन हुआ था, उसके 6 महीने में उन्होंने ये निर्णय ले लिया। और वो ये कहते हैं कि मैंने निर्णय नहीं लिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो जो खदान है वो एनएमडीसी की नहीं, एनसीएल की है, जिसके डायरेक्टर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और उन्हीं के हस्ताक्षर से नंदराज पर्वत को निजी हाथों में देने का निर्णय किया गया था। स्वर्गीय जोगी जी को व्हील चेयर पर चलकर रायपुर से आना पड़ा, वहां 7 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके उस निर्णय पर रोक लगी। निर्णय निरस्त नहीं हुआ है, अभी रोक लगी है। तीसरा, नारायणपुर की जो आमदई की लोहा खदान है, उसको भी भूपेश सरकार ने कौड़ियों के भाव एक उद्योगपति को बेच दिया। और जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का हम लोग धान घोटाला सुनते हैं, नान घोटाला सुनते हैं, अभी ये कोयला घोटाला सामने आ रहा है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, पर जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो बस्तर में हुआ। छत्तीसगढ़ को मेरे पिताजी अमीर धरती बोलते हैं, पर छत्तीसगढ़ में भी जो सबसे अमीर धरती है वो आपके बस्तर की धरती है। जिला खनिज निधि, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बोलते हैं, डीएमएफ, उसके अंतर्गत बस्तर के जो जिले हैं उनको औसतन प्रतिवर्ष 2000 से 2500 करोड़ के बीच डीएमएफ में राशि मिलती है। इस राशि का उपयोग जिला प्रशासन, स्थानीय नेता अपने जिले के रिक्वायरमेंट के अनुसार पूरा कर सकते हैं। तो देखा जाए, पिछले ये जो 20 सालों की मैं बात कर रहा हूं, 15 साल रमन सिंह, 5 साल भूपेश बघेल, पिछले 20 सालों में 2500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से हम देखें तो 50,000 करोड़ रुपया डीएमएफ में आया। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं, विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि 50 करोड़ रुपया भी, मतलब उसका 0.1% भी जो सही हितग्राही हैं उन तक नहीं पहुंचा। इसके पहले भी मैंने डीएमएफ फंड के ऑडिट की मांग करी। एक इंटरनल ऑडिट कराया गया, वो ऑडिट की मंशा सही नहीं थी।
अगर मैं अपनी कोई कंपनी का खुद किसी को पैसा देके ऑडिट कराऊं तो निश्चित रूप से क्लीन चिट मिलेगा। मेरी ये मांग है कि ये जो भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, डीएमएफ का 50,000 करोड़ जो इस संभाग के नेता, अधिकारी और ठेकेदारों का एक नेक्सस बैठा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये जो तीनों का नेक्सस है जो इस 50,000 करोड़ रुपए को पूरी तरह डकार ले रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे, मैं मांग कर रहा हूं कि इस डीएमएफ घोटाले की ईडी के द्वारा जांच की जाए। वैसे भी माननीय मोदी जी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है ईडी के मामले में छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ को ईडी का जो एलोकेशन इस बजट में है, केंद्रीय बजट में 2200 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईडी के जो रहने वाले अधिकारी आएंगे उनके घरों के लिए 2200 करोड़ रुपया है, तो कुछ घर यहां जगदलपुर बस्तर में भी बना दे और ये जो भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, 50,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार की वो जांच कर रहे हैं वो तो जो पैसा लूटा गया अमीरों से लूटा गया, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये पैसा तो जो गरीब लोग हैं उनसे सीधे सीधे लूटा गया है। आप जानते हैं कि दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है लाल पानी की समस्या। इस समस्या से निपटने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, बीजापुर के जिला प्रशासन ने यह निर्धारित किया कि जो पुसनार का इलाका है, जो अफेक्टेड इलाका है, वहां पर 600 डीप बोर वेल किए जाए। आज बीजापुर के हमारे जिला अध्यक्ष और वहां के लीडर्स यहां आए हुए हैं। उन्होंने उस इलाके में ये जो तथाकथित 600 बोरिंग की गई है उसका भौतिक सत्यापन किया। 600 में से केवल 140 जगह बोर किए गए और जहां एक एक बोर का डेप्थ 600 फुट होना चाहिए था, वहां मात्र 50 फुट, 100 फुट और 130 फुट की बोरिंग कराई गई। बोरिंग मशीन तक नहीं लेके गए, ट्रैक्टर से कैसे बोरिंग करके ये लोग वापस आ गए। पूरा का पूरा पैसा अंदर उन्होंने कर लिया। 140, और वो भी उसमें भी 140 में कोई 50 फीट तो मैक्सिमम 130 फीट। यानी जो जरूरतमंद है, जो वो पानी पीकर मर रहे हैं, उनके ये तो दवाई चुराने जैसा हो गया। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं, चाहे वो मेरी पार्टी या मेरे से जुड़े हुए लोग भी क्यों ना हो, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां पर
मुझे नवनीत चांद जी ने बताया कि एक और तरह की लूट चल रही है आपके जिले में, खासकर बकावंड ब्लॉक में, रेत माफिया। जहां पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, मैंने उनका नाम भी लिया था, संतोष वासना जी, मैंने उस समय आरोप लगाया था कि इस रेत माफिया के पीछे सीधे सीधे उनका हाथ है। आज रेत माफिया चल रहा है, बस जो नेता है उसका फोटो बदल गया। पहले बाफना जी चलाते थे, अब कुछ और नए लोग आए हैं जिनके नाम नवनीत हमारे कान में बता दो भाई। रेखचंद जैन जी, अच्छा वो जो विधायक ऑटोमेटिक रेत माफिया बन जाता है लगता है। तो करोड़ों का जो रेत है उड़ीसा बॉर्डर कोटपाट से पार हो रहा है। क्या रेट चल रहा है उड़ीसा में रेत का? यहां से ले जाते हैं, वहां 17,000 रुपए प्रति ट्रक बेच दिया जाता है। तो ये जो लगातार बस्तर की लूट चल रही है, अभी मैं बीजापुर जब गया था, बड़े ताजुब की बात है कि जहां बस्तर का टेक्निकली हम लोगों को बताया जाता है कि 46% एरिया फॉरेस्ट कवर में है, अभी जो सैटेलाइट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट एटलस जारी की गई है, ये पिछले वर्ष ही जारी की गई, उसमें यह पाया गया कि पिछले 4 वर्षों में ये 46% फॉरेस्ट कवर मात्र 30% हो गया है। इतनी तेज गति से। पहले क्या है, कागजों में दिखाया जाता था कि यहां वन क्षेत्र है, काले झाड़ का जंगल है, छोटे झाड़ का जंगल है। अभी क्या, सैटेलाइट से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि वास्तव में कितना घना जंगल है। इस पर भी सरकार को और विशेषकर वन विभाग में जो लोग बैठे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा बस्तर वासियों को। इसके साथ ही कई और चीजें हुई। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि इंद्रावती नदी का पानी बस्तर वासियों को, बस्तर के किसानों को मिले, इसलिए उन्होंने इंद्रावती विकास प्राधिकरण की स्थापना करी। अभी मैं आया, मैंने इनसे पूछा कि भाई उसका क्या काम हुआ है, तो बताया कि कोई काम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा काम नहीं हुआ है तो चलो उसके दफ्तर में जाके ताला लगा आते हैं। तो बोले दफ्तर भी अभी नहीं बना है। तो इंद्रावती विकास प्राधिकरण का विरोध करने के लिए कहां जाना है ये तक उसका आता पता नहीं, जबकि ये बात मैं चाहूंगा कि आप मेरी और कोई बात लिखे ना लिखे, छापे ना छापे, एक बात जो सभी बस्तर वासियों को मालूम होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की बस्तर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर है कि बस्तर में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है। आप बता पाएंगे कितना? गेस करो। छत्तीसगढ़ का हम लोग ये मानते हैं कि करीब 24% इलाका सिंचित है छत्तीसगढ़। आपके बस्तर का कितना सिंचित? जहां इंद्रावती नदी का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है, उस बस्तर का मात्र 1.67 मतलब 2% से भी कम इलाका सिंचित है।
और यही मेन कारण है कि बस्तर से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे चाचा जी कवासी लखमा जी भी उपस्थित थे। उनका उद्बोधन मैंने सुना। उन्होंने वहां खुद बोला कि हमारे बस्तर से हर साल 8.5 लाख लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं कल चिंतलनार गया था, बहुत सारे लोग आए, उनमें से अधिकांश महिलाएं थी, बच्चे थे, जवान लोग कुछ कम दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई सब जवान लोग कहाँ गए? तो बोले ये सब चले गए हैं तेलंगाना, भद्राचलम, आंध्र प्रदेश, वहां मिर्ची तोड़ने का काम करते। अगर वहां पे मिर्ची हो सकती है तो यहां हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्ची क्यों नहीं हो सकती? उसका एकमात्र यही कारण है कि इंद्रावती नदी का हम लोगों ने सही उपयोग नहीं किया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं तो धन्यवाद देता हूं श्यामा चरण शुक्ला जी को, जिन्होंने 1980 में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड पारित करवाया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती में 800 माइनर, मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने की स्वीकृति दी गई थी। आज अगर ये 800 प्रोजेक्ट बनते हैं तो इसमें ना कोई पर्यावरण के आधार पे, ना कोई दूसरा राज्य किसी अन्य आधार पे आपत्ति कर सकता है। इसकी परमिशन हमारे पास है, लेकिन एक भी इसमें प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। और जो थोड़ा बहुत यहां पर एक फसली इलाका है, इंद्रदेव के आशीर्वाद से किसान एक फसल धान की ले लेता है, पर उसके साथ भी क्या होता है? बस्तर में जो 20 लाख टन धान का उत्पादन हुआ, बड़े दुख की बात है कि आज यहां बस्तर में जो मिले हैं, राइस मिले हैं, उनको ये धान ना देके दूसरे लोगों को धमतरी में, बलौदा बाजार में यहां का धान वहां दिया जा रहा है। और उसका सीधा सीधा ये प्रभाव है कि जो दक्षिण बस्तर के गांव है, चिंतलनार के सरपंच हमारे बीच में है, देवेंद्र जी किधर है? इधर है। ये बताएंगे इनके गांव में दिसंबर से अभी तक चावल नहीं आया है। पूरा झगरकुंडा तहसील में एक भी गांव में चावल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के धान की जो मिलिंग है वो कहीं और कराई जा रही है। अगर यही होती तो यही तत्काल चावल उपलब्ध हो जाता। ये जो स्केर्सिटी क्रिएट की गई है, मुझे यहाँ के धान मिलर्स की, राइस मिलर्स की ज्यादा चिंता नहीं है, पर मुझे चिंता है जो चिंतलनार, चिंतल गुफा में लोग हैं, एर्राबोर, दरबागुड़ा में जो लोग हैं, जो इस राशन पर जिंदा रहते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई सोर्स नहीं है। उनको दिसंबर, फरवरी और अब मार्च 3 महीने से चावल तक नहीं दिया जा रहा है। मैं तेल की बात नहीं कर रहा हूं, शक्कर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो वैसे नहीं मिलता है, पर चावल जो छत्तीसगढ़ में इफरात होता है, धान का कटोरा है, वो भी नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा
चूक सरकार से हुआ है। यहां पर इंद्रावती में आपने कुछ बनने नहीं दिया, कुछ नहीं बनाया। आज पूरे देश में मैं देख रहा था कि जो कच्छ का इलाका है और लद्दाख का इलाका है, इन दोनों इलाकों में बहुत कम सिंचाई का प्रतिशत है। उसी तर्ज पर बस्तर है, जबकि बस्तर, विडंबना यह है कि बस्तर के बीचों बीच इंद्रावती, जिसे हम जीवन दायिनी बोलते हैं, वो बहती है। पोलावरम में इंद्रावती जिसमें जाके मिलती है गोदावरी, वहां पर बांध बन गया। तेलंगाना में सुजला श्रीवंती और देवदुल्ला में बांध बन गया। उस समय में विधायक था, मैंने बोला भी था रमन सिंह को कि आप ये बांध बनने नहीं दीजिए, आपके कलेक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, 40,000 एकड़ हमारे बीजापुर जिले का डूबने वाला है, आपत्ति करिए। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। जबकि जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू नायडू वहां आंध्र प्रदेश में थे, ईचमपल्ली में जब उन्होंने बांध बनाने का निर्णय लिया, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि डुबान का पूरा इलाका छत्तीसगढ़, यहां 2 बांध बन के तैयार हो चुके हैं। 40,000 हेक्टेयर जमीन हमारे छत्तीसगढ़ की डुबान में आ गई है। पोलावरम में मैं खुद कल गया था, इंजेरम तक जो 36 पंचायतें हैं, वहां पर पूरी तरह अब पानी पहुंच चुका है। लेकिन आपने ऑपोजिशन नहीं किया, समझ में आया, चलो आप बैठे रहे, पर उनको कॉम्पनसेशन तो दिलवाना पड़ेगा। उस पर सरकार क्या पहल कर रही है? जो बस्तर का, मेरा यह मानना है कि 1 लाख हेक्टेयर एरिया इन 3 बांधों से डुबान में आया है, उन पीड़ितों का, उन प्रभावितों का कॉम्पनसेशन भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इसीलिए जो लगातार ये लूट चल रही है, बांटो और लूटो, अभी धर्म की राजनीति की जा रही है बस्तर में। मैं अपनी पार्टी की ओर से ये बस्तर में बोलने आया हूं कि अब बस्तर में धर्म की नहीं, कर्म की राजनीति होगी। और ये चुनावी वर्ष है, सरकार ने जब 2018 का चुनाव हो रहा था, तब बस्तर में एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जितने भी लोगों के ऊपर नक्सली प्रकरण चलाए गए हैं, उनको हम रिहा कर देंगे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री A.K. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। बस्तर संभाग में जो नक्सली प्रकरणों में 23,000 लोग जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए ये कमेटी का गठन किया गया। अब उस कमेटी को 2019, 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए। 4 साल में कितने आदिवासियों को, कितने ऐसे बस्तर वासियों को, ये जो 23,000 लोग अंदर किए गए थे, उनमें से कितनों को रिलीज किया गया? आपको ताजुब होगा कि केवल 51 लोगों को, 91 91, ये पानी थोड़ा माइक को लगा देते यार। 91 लोगों को इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, मैं बात कर रहा हूं 23,000 लोग जो अंदर 2018 में ना, ये 23,000 थे अंदर, अब तो और बढ़ गए होंगे, जिनमें से 16,000
475 लोग सजा याफ्ता थे या उनके ऊपर मुकदमा चालू नहीं हुआ था, और 6,743 लोग जिन पर मुकदमा चल रहा था। ये उसका वो मतलब, पर कुल मिला के 23,000। और उस कमेटी ने यह भी कहा कि 944 केस जो चल रहे हैं उनका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि इन केसों में कोई आधार नहीं है। ये राज्य शासन को बोला गया कि आप इसका रिव्यू करके ये केस वापस ले लो। उन 944 केसों में एक भी केस वापस नहीं लिया गया। यह है उनकी घोषणा कि सबकी रिहाई हो जाएगी। और ये उन्होंने जो किया, मैं चाहूंगा कि ए.के. पटनायक कमेटी और इसके अलावा अगर और भी कोई कमेटी मेरे जो संज्ञान में ना ही है, उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। अब ये चुनावी वर्ष है, हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई बार कहा, मेरे पिताजी ने भी अपनी आत्मकथा में बोला है कि हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी भूल हुई कि बस्तर की अधिकांश सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारा